Hello, good afternoon, FIBCom students. Hello, good afternoon, FIBCom students. Good afternoon, ma'am. Okay, shall we start? EVS? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. last time we were discussing about the energy consumption by the world. किसने कितना इस्तेमाल किया एनर्जी का वो हमने पॉइंट देखा था. Am I right? Am I right? Yes, ma'am. खाना नहीं खाया है क्या? खाना नहीं खाया है क्या? Right. ओके, बाद में खा लें. अभी नया क्वेश्चन है ग्रोइंग एनर्जी डिमांड. अब ये देखते हैं, नया क्वेश्चन है ईवीएस में, देखते हैं. Yes, ma'am. Anticipating how much energy demand is likely to rise over the coming decades. How the demand is likely to be met through what combination of oil, gas, coal, nuclear power and renewable resources is the critical to be government planners and private enterprises. तो हम सभी को पता है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कि जैसा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो डिमांड कैसी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना. डिमांड कैसी होगी, बढ़ेगी ना. कि जैसा पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसा डिमांड बढ़ेगा. तो हर एक को इतना डिमांड, जितना डिमांड है उसको पे करने के लिए, उसको उतना पहुंचाने के लिए रिसोर्स भी तो अवेलेबल चाहिए. रिसोर्स भी अवेलेबल चाहिए. तो जब हम ऑयल की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट प्लानर के हिसाब से और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हिसाब से इतना डिमांड, ज़्यादा से ज़्यादा जब डिमांड होगा तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते. डू अंडरस्टैंड? वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते. डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके. इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, उसको हम बोलते हैं WEC, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आर ट्राइंग टू फोरकास्ट द फ्यूचर एनर्जी डिमांड फॉर द वर्ल्ड. In the near future, energy consumption will be increased by many folds in many Asian and South American countries due to their industrial development. तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा. तो यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो, तो नेट फ्यूचर में मीन्स अगले भविष्य में उसका कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन कैसे वाला होने वाला है, बढ़ने वाला है. उसका कंजम्पशन कम नहीं होने वाला है. आगे देखिए. दैट according to the estimate, if energy consumption will to remain constant at the current level, the crude reserves and wood supply, world petroleum need 40 years and natural gas need for 60 years and coal need for वेल फॉर 200 ईयर्स. ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जैसे हम एनर्जी का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, तो जो रिजर्व्स है, जो एनर्जी रिजर्व्स है, तो चाहे वो कोयला हो, चाहे वो ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, तो कितने सालों तक चलेगा, कुछ 40 साल तक चलेगा पेट्रोलियम. फिर नेचुरल गैस है वो 60 साल तक चलेगा, और जो कोल है वो 200 साल तक चलेगा. बाकी की जनरेशन को इतना हम प्रोवाइड, अगली जनरेशन के लिए इतना प्रोवाइड नहीं रह सकता कि जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग डिमांड फॉर एनर्जी, तो कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे मैंने अभी बताया, ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्री की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बढ़ रहा है, मैकेनाइजेशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, कि छोटे छोटे हम बोलते हैं जो मैकेनाइजेशन प्राइमरी सेक्टर वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, ग्रोइंग मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, कि जैसे हमें कोई भी चीज़ के बिना हम एक दिन भी नहीं चला सकते, कि फॉर एग्जांपल वो फैन हो या मोबाइल हो या टीवी हो, तो जब जितना मटीरियलिज्म का हम इस्तेमाल करते जाते हैं उसकी वजह से एनर्जी भी उसका उतना इस्तेमाल होता है. और वेस्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज,
कि जितना ज़्यादा यदि फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन उसका वेस्टेज भी हम ज़्यादा करते हैं, तो आपको बार बार घर में बताया जाता है कि नहीं लाइट फैन बंद करो, ये बंद करो, आप वहाँ पे नहीं हो तो फैन बंद करो, तो उसका क्या मतलब हुआ कि आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। उसको बचाने के लिए हर मीन्स उसको बचाना जरूरी है क्योंकि हर इंसान के वो काम में आना चाहिए। अभी समझा? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. यस मैम। कितना ढीला आवाज आ रहा है, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया सुबह से? हाँ, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया क्या? खाना खा के आए ना कि नहीं खाना के नहीं खा आया के है। आए? नहीं खाया? अभी लेक्चर खत्म होने के बाद खा लो। खा के आए। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए, ओके आगे क्या लिखा है देखिए। देयर इज अ लिंक बिटवीन एनर्जी कंजम्पशन एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे किसके लिए करते हैं हम लोग? अपने कंफर्ट के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं। दोज आर द पीपल लाइव इन रिचर कंट्रीज एंजॉय मेनी amenities नॉट अवेलेबल टू द मोस्ट इन द वर्ल्ड। कि जो रिच कंट्री की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो दूसरे लोग हैं कि वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास नहीं है। इन जनरल हायर एनर्जी यूज कोरिलेट विद द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि जितना ज़्यादा एनर्जी यूज होता है उतना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होता है? हाई होता है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस मैम। ओके मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। ओके फॉर एग्जांपल मैम आपके पास टू व्हीलर है, आप कॉलेज में टू व्हीलर से आते हो। ओके स्कूटी है, एक्टिवा है। ओके तो आप जितना आप ज़्यादा एक्टिवा पे घूमोगे तो उतना पेट्रोल कैसा जाएगा? ज़्यादा जाएगा ना? पेट्रोल कैसा जाएगा? ज़्यादा। लेकिन ज्यादा जाए। ज्यादा जाएगा। ज़्यादा जाएगा। ज्यादा जाएगा। लेकिन आप जितना कम इस्तेमाल करते हो, मीन्स सिर्फ आप कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। ओके दिन में आप 1 या 2 बार ही निकलते तो उतना पेट्रोल कैसा होगा? कम इस्तेमाल होगा ना? कम इस्तेमाल होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ मैम। यस ओके मैम। फॉर एग्जांपल जैसे हम बड़ी गाड़ी की बात करें, यहाँ पे बताएं कि रिचर कंट्रीज। ओके तो वहाँ पे रास्ते पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूमती रहती है, उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस, उसका स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें और हमें डिफरेंस है। हमें डिफरेंस है। यस मैम। यस और नो? कि फॉर एग्जांपल कोई भी व्हीकल हो कि जब आप व्हीकल लेते हो ओके तो उसका मेंटेनेंस भी उतना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? कि सर्विस करानी पड़ती है, पेट्रोल भरना पड़ता है, उसके 6-6 महीने के बाद या 2-2 3 महीने के बाद उसकी सर्विस करानी पड़ती है। उसके हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने हफ्ते पे लिया है तो उसका हफ्ता भी भरना पड़ता है। एम आई राइट? तो वैसे खर्चा बढ़ता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हो उसका खर्चा बढ़ता है, उसका मेंटेनेंस बढ़ता है। आप हायर स्टैंडर्ड से लो या फॉर एग्जांपल हायर स्टैंडर्ड से लो मतलब आप जितना ज़्यादा महंगा लोगे उतना कैसा होगा? हफ्ता भी कैसा होगा? महंगा होगा ना? पेट्रोल भी ज़्यादा खर्चा होगा। एम आई राइट? महंगा होगा। हाँ वही बता रही हूँ। ओके अभी समझा? अभी समझा? डू अंडरस्टैंड राइट नाउ? यस यस मैम। मैम। In general, मैम higher energy use correlates with the high standard of living. Denmark and Switzerland higher standard of living than USA, but their energy per capita consumption is half of the USA. कि यहाँ पे डेनमार्क और स्विट्जरलैंड की बात बताई गई है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है यूएसए से
अच्छा है, लेकिन उनका जो एनर्जी इस्तेमाल वो करते हैं वो कितना है, यूएस में जितना इस्तेमाल किया जाता है उससे भी हाफ है. दिस कंट्री हैव had effective energy conservation program for many years. तो डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में ये एनर्जी किस तरह से कंजर्व करनी चाहिए उसके प्रोग्राम हर साल होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. फिर भी एनर्जी वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूएसए से किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं. अभी समझा? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड राइट नाउ? Yes, ma'am. मैं आपको एक बात बता दूं. Yes, ma'am. मैं आपको बात बता दूं कि जैसे आप अभी घर में जस्ट अपने घर में बैठे हैं, मैं अपना बड़प्पन नहीं बता रही हूँ, लेकिन जैसे आपको भूख लगे वैसे हमको भी भूख लगती है, लेकिन काम करना है तो काम करना है. हाँ, अभी इतना स्लो रिएक्शन या इतना ढीला रिएक्शन देंगे तो पढ़ाने का कैसे मजा आएगा. और ये मैंने जैसे बोला कि ये दूसरा नंबर का जो यूनिट है बहुत ही बड़ा है, अभी आधा आधा ही हुआ है, ये आधा हुआ है, अभी आधा तो बाकी है. तो तीसरा और चौथा यूनिट है दो, वो भी बड़े बड़े हैं, तो फिर कैसे ख़त्म करेंगे. जितना बच्चा आएगा, जितने बच्चे अटेंड करेंगे उसके लिए ठीक होगा, और अच्छी तरह से अटेंड करेंगे उसके लिए ठीक होगा, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. आगे का पॉइंट देखते, देखिए कि एनर्जी कंजम्पशन हैज बीन वन ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. एनर्जी हैज बीन बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन Industrial Revolution gave an unprecedented impetus to energy consumption. तो ज़्यादातर जो एनर्जी कंजम्पशन का जो मामला है वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है. दैट consumptions of fossil fuel like coal and later petroleum and natural gas increased tremendously. कि इंडस्ट्री में कि नेचुरल गैस, फिर पेट्रोलियम, और जो हम बोलते हैं कि ऑयल है या कोल है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो रिसेंट टाइम में उसका उपयोग बढ़ गया है. Presently 90% of the world energy needs are met by the non-renewable resources of energy like coal, oil, and natural gas, and therefore the demand for these resources is ever increasing. कि renewable resources means मतलब क्या, उसका renewable हो सकता है ऐसा resources क्या, उसको फिर से वापस लाया जा सकता है. कि फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस है, कोल है, ऑयल है, उसको रिन्यूएबल कर सकते हैं क्या, वापस से वापस मिल सकता है क्या, नहीं. तो उसका डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड रिसोर्सेस है, तो उसके फंड देने के बाद भी वो No, ma'am. नहीं मिलता है, तो उसका डिमांड बढ़ रहा है. This has resulted in the exploitation of these resources on the larger and larger scale. ये सिंपल है कि उसका ज़्यादा जितना इस्तेमाल बढ़ेगा उसका डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, फिर अगले जनरेशन के लिए वो कुछ बचने वाला नहीं है. द रिजल्ट इज दैट दिस रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लेक्टेड रैपिडली. जैसे मैंने अभी बोला कि जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसका क्या होता है, जितना ज़्यादा स्पीड से उसका इस्तेमाल होता है तो वो कम 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 होता जाता है. कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारा मोबाइल, ओके, कि फॉर एग्जांपल जितना हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसका बैटरी कैसे हो जाता है, उसका बैटरी कैसे हो जाता है, Low. लो हो कम हो जाता जाता है. है, लो हो जाता है. ओके, Oh, वैसे ही कि जितना ज़्यादा रिसोर्सेस हम रैपिडली इस्तेमाल करेंगे वो कैसा हो जाएगा, डिप्लेक्ट हो जाएगा. दिस कपल विद द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्रिएट्स द एनर्जी रिसोर्सेस क्रंच. तो इलेक्ट्रिक पावर के हिसाब से इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज के हिसाब से इलेक्ट्रिक पावर वहाँ पे क्रिएट किया जाता है. दिस शॉर्टेज ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज इज नोन एज, जस्ट अ मिनट, नीचे चला गया है. दिस शॉर्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज नोन एज एनर्जी क्राइसिस. तो ये जो क्राइसिस पैदा होते हैं कि फॉर एग्जांपल शॉर्टेज है किसी चीज़ की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं. कि फॉर एग्जांपल एनर्जी की शॉर्टेज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी क्राइसिस. फॉर एग्जांपल मनी की शॉर्टेज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी क्राइसिस. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस और नो? yes, ma'am. हाँ. In the particular, the production cost of electricity rise, which raises
manufacturing cost. And for example, the customer or the consumer, the price of petrol and diesel for cars and other vehicle rises, leading to reduce the consumer confidence and spending, higher transportation cost and general price rises. कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक एनर्जी से या इलेक्ट्रिक पावर से इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा किया जाता है, तो फॉर एग्जांपल उसका कॉस्ट भी कैसा हो जाता है, बढ़ता जाता है। कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो, उसका डिमांड ज़्यादा हो पर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या करना पड़ता है, भाव बढ़ाना पड़ता है, भाव बढ़ जाता है। कि फॉर एग्जांपल आप हम जब भी न्यूज़ में देखते हैं तो पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो कोई भी व्हीकल आप इस्तेमाल करो तो उसके लिए उसके दाम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना, यस और नो। Yes, ma'am. हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। फिर दे हैव टू स्पेंड। कि फॉर एग्जांपल हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम टैक्स देते हैं, टोल फ्री टैक्स देते हैं, टोल देते हैं ना, टोल फ्री नहीं, टोल टोल देते हैं कि नहीं, टोल नाके पे टोल देते हैं कि नहीं, पैसा देते हैं कि नहीं। कि फॉर एग्जांपल आप फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं तो उसका पैसा देना पड़ता है। तो ये क्या बताया जा सको कि ये एनर्जी जितना हम इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो कम 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 होता है। अभी उसको फिर से लाने के लिए और उसको पैदा करने के लिए जितना उतना पैसा भी खर्च करना पड़ता है। आगे देखिए, देयर हैज़ बीन There has been enormous increase in the global demand of the energy in the recent years as a result of industrial development and population growth. Supply of energy is therefore far less than actual demand. कि उसका जो मेन रीज़न है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है एनर्जी रिसोर्स की कंजम्पशन का। तो ये दो रीज़न उसके लिए जिम्मेदार है। और जितना सप्लाई ऑफ एनर्जी उतना जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका दाम बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीर है कि नहीं, मीर है ना, मीर मैम बोलिए। है कि नहीं। Yes, ma'am. यहाँ पे मुझे सिर्फ 21 बच्चे दिखाई देते, 21 बच्चे, बहुत ही कम। और ईवीएस में तो बहुत ही कम है। ईवीएस तो फिर आप अपना अपना देखेंगे, आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आगे का पॉइंट देखते हैं, क्या बताया यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम ग्लूमी रिस्पेक्ट ड्राइंग आउट ऑफ सप्लाई, द डिमांड फॉर एनर्जी इज पॉजिंग इंक्रीजिंग द थ्रेट्स टू द ग्लोबल ecosystem and the trade deal of uncertainties surround environmental problems such as climate changes, hazard to human health। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम पेट्रोल और डीजल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, क्या होता है, व्हीकल में जब जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, स्मोक पैदा होता है, धुआं पैदा होता है, यस और नो, धुआं पैदा होता है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, बचपन में हम उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमको समझ में आ जाता है, पढ़ाया जाता है कि हाँ बाबा ये धुआं हमारे तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक है, तो फिर हम उसको सामने से उसको धुएं को हम लेते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं ना, अवॉइड करते हैं कि नहीं करते हैं। yes, ma'am. करते हैं। हाँ, तो वही बात बताए कि जितना ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे उसका डिमांड तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन उसका डिप्लेशन भी होता जाएगा और उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्लाइमेट भी चेंज हो सकता है और हैजार्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ। कि जैसे आपने अभी जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्री का जो गंदा पानी होता है वो कहाँ पे फेंका जाता है, नदी नाले में फेंका जाता है ना, नदी में छोड़ा जाता है इंडस्ट्री का गंदा पानी। एम आई राइट। अमृता, अमृता आर यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी,
ओके, किसकी आवाज आ रही है? ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। किसकी आवाज आ रही है? कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडस्ट्री का गंदा पानी नदी नदी में मिलाया जाता है और नदी का जो सब वो पानी वो सब समुद्र में मिलता है, तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ये शायद आपको पता होगा कि जैसे अभी मार्च लॉकडाउन में मार्च अप्रैल में अभी ये बताया था, आपने न्यूज़ पे देखा होगा। जो गंगा नदी है हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है, तो अभी जब लॉकडाउन था तो उसका पानी कितना क्लीन था, आपने शायद देखा होगा टीवी पे। शायद आपने देखा होगा यमुना और गंगा का पानी कितना क्लीन था, कि उसके अंदर कि हम जैसे बोलते हैं कि पूरा उसका जो तल होता है वो हम देख सकते थे, इतना क्लीन पानी था। लेकिन जैसे अभी लॉकडाउन ओपन हो गया है, कि जैसे अभी लॉकडाउन नहीं है, सब लोग घूम रहे, फिर भी वहाँ से जैसे हम बोलते हैं कि क्लाइमेट की वजह से क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज, जो जितना क्लियर पानी दिखता था मार्च अप्रैल में, उतना अभी क्लियर पानी नहीं दिखेगा गंगा का या यमुना का। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Thus, we Yes, can ma'am. say that energy crisis is the shortage of the fuel supplies. This scarcity can be either due to the natural or artificial reason. तो जितना स्कैरसिटी होता है, जितना क्राइसिस होता है, जितना कम जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी चीज़ का, किसी भी चीज़ का हम जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ें कम पड़ने लगती है, तो उसका रीज़न है नेचुरल और आर्टिफिशियल रीज़न। डू अंडरस्टैंड? ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। एनर्जी क्राइसिस, शायद आपको समझ में आ जाए। बैलेंस शीट, कैन यू सी द स्लाइड प्रॉपरली? कैन यू सी द स्लाइड Yes, प्रॉपरली? ma'am. कैन यू सी द Yes, ma'am. पिक्चर? अब दूसरा देखिए, ये देखिए, Yes, ma'am. ये देखिए, ग्राउंड Yes. वाटर, फिर एयर पोल्यूशन, ह्यूज एनर्जी इनपुट्स, ग्रीन हाउस गैसेस, फिर लैंड डिग्रेडेशन, social cost, use of uh, use of source water sea, and without the leasing ban, there is nothing to hold us back. अगर अगर उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया ठीक से, तो हमको होल्ड करने वाला नहीं है। किसको होल्ड करने वाला? में ह्यूमन बींग को। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हम जितना ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो फिर ऑक्सीजन हमारे लिए बचेगा। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से लेने के लिए हमको पे करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आगे का पॉइंट देखते, देखिए यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल Yes, रिकॉर्ड ma'am. एंड एनर्जी क्राइसिस। तो इतिहास में किसने कितना इस्तेमाल किया? 1973 ऑयल क्राइसिस, कि जब हम 1973 की बात करें तो उसमें ऑयल क्राइसिस हुआ था, तेल कम पड़ गया था। कि फॉर एग्जांपल and OPEC oil export embargo by many of major Arab oil producing states in the response to Western support Israel during the Yom Kippur War। कि कभी कभी जब रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं, तो फॉर एग्जांपल सप्लाई के लिए, कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा ऑयल जो हम बोलते हैं कि ऑयल प्रोडक्टिंग स्टेट है, तो सऊदी अरेबिया वगैरह जो स्टेट है या कंट्रीज है, उन्होंने दूसरी वेस्टर्न कंट्री को, इजराइल वगैरह जो है, उनको देने से मना कर दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था? योम किपुर वॉर हुआ था। योम किपुर वॉर हुआ था। समझा? ये पॉइंट इजी, आपको जल्दी से समझ में आएगा। फिर 1979 में एनर्जी क्राइसिस कौन सा था? तो एनर्जी क्राइसिस था फर्स्ट इरानियन रिवॉल्यूशन। कि ये जो 1970 का जो इफेक्ट है, कि फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ एनर्जी कम पड़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 को, ईरान वगैरह जो हम बोलते हैं ना, उसके बाद में। फिर 1919 में स्पाइक इन द प्राइस ऑफ ऑयल कॉज द गल्फ वॉर। तो ऑयल से लेके, ऑयल से जुड़ी हुई, कि ऑयल सबको, ये ऑयल ऐसी चीज़ है कि वो सबको जरूर है,
जहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो स्टेट एक दूसरे या वो कंट्री और दूसरे कंट्री को देने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि युद्ध की नौबत आ जाती है। कि फॉर एग्जांपल अभी जो चाइना करे, कि जैसे आपको मैंने पिछली बार भी बताया कि अभी का जो रिसेंट टाइम में जो प्रॉब्लम जो चल रहा है चाइना को लेकर, तो चाइना अभी टॉप में है, अमेरिका को भी हरा है, क्योंकि क्या किया उसने, एक पॉलिसी या उसने एक स्ट्रेटेजी खेला, उसने एक वायरस भेज दिया जिसकी वजह से सबका जो हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए बाकी के देश का, तो अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है सबका कि नहीं हो रहा है, डिप्लिक हो रहा है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबका बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया सब जगह, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाँ मैम। सब जगह क्या हो रहा है, डिप्लेक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन किसी की भी ठीक नहीं है। और दूसरी ओर से सरहद पे वो क्या कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो युद्ध के लिए भी, युद्ध लड़ने के लिए जितना वेपन्स इस्तेमाल किए उतना उतना उनको खर्चा देना पड़ता है। तो ये सब उसकी स्ट्रेटेजी है, वही यहाँ पे बात बताई गई है। देखिए यहाँ पे 2002-2001 कैलिफोर्निया इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, तो कैलिफोर्निया में 2000-2001 में इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम हो गए थे। दैट डीरेगुलेशन एंड द बिजनेस करप्शन, कि बिजनेस करप्शन की वजह से और फील्ड डीरेगुलेशन जिसका ठीक तरह से इस्तेमाल न करने की वजह से 2000-2001 में कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था। अभी समझा? इजी पॉइंट है, आपको जल्दी से समझ में आएगा। आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, ओके ये देखिए, द यूके फ्यूल प्रोटेस्ट ऑफ 2000, यूके में क्या होता है, रेज इन द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल combined with already related the high taxation of road fuel in the UK। ओके, तो जब हम पेट्रोल की बात करें या ऑयल की बात करें तो उसकी ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुकी थी, जितना पैसा दे रहे थे उससे भी ज़्यादा लोगों को पैसा देना पड़ता था। 2002 की बात कर रही हूँ, यूके की बात करें तो उसकी वजह से जो हाई टैक्सेशन ऑन द रोड फ्यूल इन यूके, तो उसका टैक्सेशन यूके में लोगों को ज़्यादा भरना पड़ा था। डू अंडरस्टैंड? The North American natural gas crisis, agency energy crisis in the 2004, and the political riots occurring during the 2007 Burmese anti-government protests were sparked by rising energies। तो ये कौन से देश में कितना कितना एनर्जी रिसोर्सेज और क्राइसिस हुआ, उसका ये चार्ट या उसका डाटा आपको दिया गया है। ठीक है, आगे का ये पॉइंट है कि ये चार्ट आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपको पीपीटी आपको मिलेगा वैसे आपको पता चलेगा कि ये देखिए, ये पूरा चार्ट दिखा है, इसमें ये दिखाई दे रहा है। आगे का पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, that in 1973 and 1979 there was a worldwide energy crisis। तो 73 और 73 से 79 तक वो एनर्जी क्राइसिस का वो ड्यूरेशन था। The price of fuel rose rapidly in the matter of few weeks, the severe shortage were felt in most of the countries। तो शायद आपको पता नहीं है कि इसका इतना डिमांड बढ़ गया था, उसका हम बोलते कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल इतना बढ़ गया था कि जिसकी वजह से हर एक कंट्री में उसकी शॉर्टेज महसूस हुई, उसकी कमी महसूस है। देयर वाज अ plenty of oil in the ground, but global political and economic maneuvering led to the artificial temporary shortage। कि जमीन में ऑयल तो जमीन में तेल तो बहुत था, लेकिन जो पॉलिटिक्स की वजह से और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसको क्या करना पड़ा, उसको क्या करना, उसके लिए टेम्पररी शॉर्टेज उस पर पैदा की गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? मिहिर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, मिहिर? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए,
फिर से there was a plenty of Yes, oil in the ma'am. ground, but the global political and economic maneuvering lead to the artificial temporary shortage. जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम बनाती है ना किसान भाइयों के लिए, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम बनाती है कि नहीं किसानों के लिए, किसान भाई के लिए उनको ये प्रोवाइड करना है, उनको वो हाँ प्रोवाइड करना है मैम. कि लेकिन जब तक उन तक पहुंचता है तो उन तक वो चीज़ें कैसी हो जाती है, कम हो जाती है ना, कि हर एक बात में पॉलिटिक्स इश्यू बनाया जाता है। फिर उसका जैसे हम जो बोलते हैं कि जो एजेंट वगैरह होते हैं जो पहुंचाने वगैरह, तो वो बीच बीच में पैसा खा जाते हैं, वो जितना भी पैसा पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंचता, तो इसकी वजह से किसान भाई को क्या करना पड़ता है, वैसे का वैसे ही वही स्थिति में जीता है। और फिर और जो गवर्नमेंट को होता है उसको और डिमांड बढ़ाना पड़ता है, उसका दाम उसका और बढ़ाना पड़ता है, शॉर्टेज के हिसाब से यहाँ पे दिखाया जाता है। अर्ली इन द 1983 energy was relatively available worldwide. The price of oil was actually declining and the reserves were so high the people were taking about oil gulf. तो 1983 की बात करें कि तब 1983 में एनर्जी अवेलेबल था, लेकिन उसका प्राइस कैसा था, देखिए उसका प्राइस ऑफ ऑयल वॉज एक्चुअली डिक्लाइन, कि जब इस्तेमाल, लेकिन जब चीज़ें होती है तो उसका प्राइस कैसा होता है, कम होता है। और रिजर्वर सो हाई दैट द पीपल टॉकिंग अबाउट एन ऑयल गल्फ, तो उसकी बात की चीज़ें होने के बावजूद भी लोग उसकी बातें बनाते हैं और चीज़ें न होने के बाद उसकी शॉर्टेज ऐसे बताते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम इस्तेमाल करते हैं प्याज, प्याज का हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, सब्जी में हर हर जगह हम डेली उसका प्याज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जनरली प्याज का दाम क्या होता है, आप मुझे बताइए, प्याज का दाम क्या होता है जनरली, जब हम खरीदने जाते हैं तो प्याज का दाम क्या होता है, बताएंगे मुझे। जनरली प्याज का दाम क्या होता है, कभी लेने जाते हैं, कभी लेने जाते हैं, प्याज का दाम क्या होता है जनरली, जैसे हम किलो पे लेने जाए या ज़्यादा किलो पे लेने गए तो 15-20 रुपया ऐसा होता है, या 12 रुपये, 10 के आसपास, 10-20 के आसपास होता है। लेकिन अभी का जो उसका जो दाम है, आपको शायद दाम पता नहीं होगा, लेकिन उसका दाम है 1 किलो का 100 रुपया। जैसे हम बोलते हैं कि सोने की दुकान में जा रहे हैं प्याज खरीदने, ऐसा ऐसा बताया गया है, मीन्स कि दाम बढ़ता जाएगा, अवेलेबल होने के बावजूद भी उसकी शॉर्टेज पैदा कर दे, जिसकी वजह से वो तो वेस्ट हो जाता है या उसका डिमांड बढ़ जाता है। समझ में आया, बढ़ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. हाँ हाँ, हाँ मैम. आगे देखिए। अनफॉर्चुनेटली इन द सेम ईयर द ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाइमेट वाज underlain with tension. Some Middle Eastern oil producing nations were already involved in the war, and all others are armed and ready for the war. For the industrial for the industrial nations to continue to depend on the Middle East has been subjected to half dozen wars, dozen revolutions, and oil supply of the ऑयल सप्लाई फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सऊदी अरेबिया, ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के, उन्होंने क्या किया था, ये जो अभी का टाइम बता रहे, उन्होंने क्या किया था कि ऑयल प्रोडक्ट देना ही बंद कर दिया था, सप्लाई करना ही बंद कर दिया था। तो उसकी वजह से क्या हो गया, बाकी के देश में उसकी शॉर्टेज महसूस होने लगी, शॉर्टेज थी तभी उन्होंने डिमांड की, लेकिन वो फिर भी नहीं दे रहे थे, तो उसकी वजह से बाकी के सभी देश वॉर के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, और जिसकी वजह से पूरा हम बोलते हैं इकोनॉमिक जो हम बोलते हैं बैलेंस होना चाहिए, वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अभी समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? और इसकी वजह से क्या देखा, आगे देखिए।
All others were armed and ready for the war, and the industrial nations to continue to depend on the Idle East has been to half dozen wars. कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है तो वो मिडल ईस्ट कंट्रीज पे डिपेंड था क्योंकि ऑयल के लिए, लेकिन उनकी वजह से मिडल मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है उन्होंने सप्लाई करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए ये पूरा आपका बुक का है तो इसकी वजह से आपको नोट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूरा आपका बुक का ही है। आगे का भी सबका ईवीएस का पूरे का पूरा नोट्स का आपका बुक का ही आएगा। इस कंट्रीज फेस द डबल अंडर एबिलिटीज इंटरप्शन सप्लाई एंड रैपिड प्राइस इंक्रीजेस। तो उसने क्या किया, मिडल ईस्ट कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने डबल मीन्स उन्होंने क्या किया, सप्लाई तो किया लेकिन डबल किया। तो डबल किया तो उसका पैसा कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। क्या किया, डबल सप्लाई किया तो उसका पैसा कैसा होगा, कैसा होगा, डबल डबल होगा होगा। क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मंगवाया ऑनलाइन, ओके, आपने कुछ मंगवाया ऑनलाइन, वापस से फॉर एग्जांपल गलती से एक चीज़ उसमें टूट गई है तो फिर आप जब भी उसका आप डबल मंगवाएंगे तो उसका पैसा आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का पैसा उसको देना पड़ेगा यस वही मैम, बात देना होगी, हाँ पड़ेगा। देना पड़ेगा। टुडे नियरली टू फिफ्थ Today, nearly two-fifths of the oil consumed by the free world economy is vulnerable to the terrorism, accident and warfare etc. तो उसका कन्वर्जेशन का उसका ट्रांजिशन कहाँ हो गया कि किसी छोटी छोटी बात के लिए झगड़ रहे हैं आजकल के देश। तो तब छोटी बात नहीं थी और अभी भी छोटी बात है, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचाएंगे, पानी नहीं बचाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल पानी के लिए झगड़ा हो, जमीन के लिए झगड़ा हो या जितना रिसोर्सेज कम है उसके लिए झगड़ा हो तो झगड़ा फिर क्या होता है, वॉर में ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, द सडन लॉस ऑफ पर्सियन गल्फ ऑयल प्रोडक्शन पर ईयर एंड द stagger the economic of the world and disrupt it and devastated it। तो पर्शियन गल्फ, गल्फ उसका मतलब हुआ कि सी, उसका मतलब हुआ कि द लैंड ऑफ सी, कि यहाँ पे जैसा हम बोलते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि पर्शियन गल्फ में एक ऑयल प्रोडक्शन का एरिया है। ओके, सडन लॉस ऑफ ऑयल प्रोडक्शन फॉर द ईयर काउंसिलिंग year could stagger the economic world and disrupt it and devastate it। कि फॉर एग्जांपल कहीं जगह पे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है लेकिन कि फॉर एग्जांपल जैसे वॉर होने के बाद आपको सबको पता है कि थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज या थोड़ा सा हम बोलते हैं कि हैज़ार्ड टू ह्यूमन हेल्थ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पर्शिया में या जहाँ पे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता था तो एक साल के लिए उनको पूरा का पूरा जो उनका ऑयल प्रोडक्शन था वो कैसा हो गया था, कम हो गया था। कि फॉर एग्जांपल जैसे मनी, जैसे पैसा होता है कि जब हमारे पास पैसा होता है फ्लो ऑफ जो हम बोलते हैं फ्लो ऑफ मनी, कि जब पैसा होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको खर्च करते हैं। लेकिन पैसा कम होने के बाद, तो पैसा कम होने के बाद उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, पैसा कम होने के बाद हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैम फिर से बताइए ना। मैंने क्या बोला नहीं कि मैम। फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जब